Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 7, that is evolution of class 12th NCERT, and this is the part 3 video of this chapter. Question number 12 तक हमने कर लिया है. Question number 13, which type of selection explains industrial melanism observed in moth? बिस्टन बिटलेरिया. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो ये ऑब्जर्वेशन है ये किसके फेवर में लाया गया था? ये लाया गया था नेचुरल सिलेक्शन के फेवर में. नेचुरल सिलेक्शन के फेवर में. आपको पता है कि नेचर जिस भी चीज को सेलेक्ट करता है वो आगे प्रोसीड करती है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल था यही मौत का, बिस्टन बिटलेरिया का, यानी कि 1940 से पहले का केस है और ये 1940 के बाद का केस है. 1940 के बाद का केस है. तो 1940 के पहले क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था. और ये जो ट्री ट्रंक है, ये पीछे आपको जो दिख रहा है ये ट्री ट्रंक है. ओके, इस ट्री ट्रंक के ऊपर क्या प्रेजेंट है? लाइकेन प्रेजेंट है. यानी कि इस जगह पे भी बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइकेन जो है वो पोल्यूशन का इंडिकेटर है. अब ये लाइकेन होते हैं अप्रोक्सीमेटली व्हाइट कलर के, व्हाइट और क्रीमी कलर के. तो देखिए यहाँ पे जो मॉथ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाइट दिखाया, बट मॉथ इसको इस पूरे एरिया को पूरी तरीके से हाइड, बैकग्राउंड के जैसा ही हो जा रहा था. यानी कि ये मॉथ क्या कर सकता है? कैम्यूफ्लेज कर सकता है. जैसा उसका बैकग्राउंड है उस तरीके से अपने आप को बना सकता है. तो यहाँ पे आपको दो टाइप के मॉथ दिख रहे हैं. ये आपके लाइट कलर के मॉथ है और ये आपके डार्क कलर के मॉथ है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ये जो लाइट कलर के मॉथ थे ये एकदम अच्छे से हाइड कर जा रहे थे बैकग्राउंड से, और डार्क कलर वाले नहीं कर पा रहे थे. तो जो भी एनिमीज थे वो इन डार्क कलर वाले को आराम से खा जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. ठीक है. 1940 के बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया. और इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको पता है कि SO2 का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है एनवायरमेंट में. SO2 का लेवल इंक्रीज होगा तो लाइकेन जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएंगे. लाइकेन डिक्रीज हुआ, ट्री ट्रंक का जो कलर है वो भी चेंज हो गया, ब्लैक कलर का हो गया. अब ये डार्क कलर्ड विंग को फेवर करने लगा नेचर. और जैसे इस डार्क कलर विंग को नेचर फेवर करने लगा तो क्या हुआ कि ये जो व्हाइट कलर मॉथ है, यानी कि जो लाइट कलर के मॉथ थे, वो अब क्लियरली विजुअलाइज हो गए. अब एनिमी इनको खाने लगे. ठीक है. यानी कि जो ये प्रोसेस है ये पूरी तरीके से, ये प्रोपोर्शन पूरी तरीके से रिवर्स हो गया. लेकिन कोई भी वेरिएशन पूरी तरीके से कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुआ था. ये पूरा का पूरा केस क्या है? इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का. तो यहाँ पे पूछा है कौन सा टाइप का सिलेक्शन जो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को सपोर्ट करता है. तो देखिए यहाँ पे आपने देखा स्टेबलाइजिंग. अगर स्टेबल होता तो जितने ब्लैक पहले थे और व्हाइट पहले थे उतने ही बाद में रहते. तो स्टेबल तो नहीं है. डायरेक्शनल, यानी कि पहले क्या हुआ, ये आपको देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, ये आपका नॉर्मल है. अब क्या हुआ कि पहले बार में ब्लैक वाले को फेवर नहीं किया जा रहा था, व्हाइट वाले को फेवर किया जा रहा था. ओके, यानी कि ये इस तरफ शिफ्ट हो गया. दूसरी बार व्हाइट वाले को फेवर कर रहे हैं और ब्लैक वाले को फेवर दूसरी बार में ब्लैक वाले को फेवर कर रहे हैं, व्हाइट वाले को फेवर नहीं कर रहे, यानी कि इस तरफ ये मूव कर गया. यानी कि ये डायरेक्शनल हो गया. क्या हो गया? डायरेक्शनल. किसी एक की तरफ जो है एक्सटेंड हो जा रहा है, किसी एक की तरफ मूव कर जा रहा है ये पूरा नेचुरल सिलेक्शन. तो यहाँ पे 13 का B इज द करेक्ट आंसर. Now question number 14, the most accepted line of descent in human evolution is. Options है Australopithecus, Ramapithecus, Homo sapiens और Homo habilis. फिर है Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Ramapithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens और Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus, Homo habilis और Homo sapiens. इसको खुद समझते हैं पूरे के पूरे टेबल के थ्रू. देखिए सबसे पहले लीनिएज में आता है Dryopithecus, Sivapithecus और Ramapithecus. ये आते हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए हैं ये. और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कुछ ज्यादा नहीं पता. क्वाड्रीपीडल होते हैं, यानी कि चारों पांव, मतलब 2 हाथ और 2 पांव जो होते हैं चारों से चलते थे. ठीक है, जैसे बच्चा एक चलता है ना, नकल वॉकर, उस तरीके से चलते थे, फ्रूट खाते थे. इनका जो फॉसिल था वो अफ्रीका और यूरोप में मिला था. ओके, तो ये सबसे पहले आए थे कौन? रामापिथेकस. ओके, उसके बाद आए थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो 2 to 4 मिलियन ईयर्स अगो आए थे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या है? 400 to 600 cc. ये बाइपीडल. जो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे ये थे बाइपीडल, जैसे हम चलते हैं 2 पांव से. बाइपीडल थे, वेजिटेरियन थे और इन्होंने स्टोन का जो है वो यूज करना शुरू कर दिया था. और इनके जो फॉसिल्स थे वो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था. तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो सेकेंड है. थर्ड है आपकी होमो हैबिलिस.
होमो हैबिलिस को आप हैंडी मैन भी कहते हो क्योंकि इन्होंने यूज करना सीख लिया था टूल्स को। ठीक है, ये टूल्स को इन्होंने यूज करना सीख लिया था। स्टोन्स से ये टूल्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड थे, 2 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। और इनका देखिए ब्रेन कैपेसिटी यानी क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है, 650 to 800 सीसी। फिर आए थे होमो इरेक्टस, ये पूरी तरीके से एकदम स्ट्रेट खड़े हो पा रहे थे। ठीक है, इसलिए इनका ये नाम है। 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आए थे। इनका अगेन क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गया। अभी देखिए क्रेनियल कैपेसिटी आपका बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नेंडरथल में आए। नेंडरथल में आपके ये 40,000 से 1 लाख जो है ईयर्स अगो पहले आए थे। 1400 to 1600 सीसी। अगेन आपका क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गया है। और ये जो नेंडरथल थे ये मीट खाना इन्होंने शुरू कर दिया था। ये जो बरियल कल्चर होता है कि दफनाना वाली जो चीज होती है वो इन्होंने शुरू कर दिया था। रिलीजन को समझना शुरू कर दिया था इन्होंने। टूल्स यूज करना शुरू कर दिया था। फिर आए थे होमो सेपियन सेपियन जो मॉडर्न मैन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन जो है वो 75,000 ईयर्स अगो आए थे पहले। और ये 1400 to 1450 सीसी। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी घट गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्होंने शुरू कर दिया था एग्रीकल्चर को समझना। 10,000 ईयर्स अगो पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को समझना शुरू कर दिया था। ये पेंटिंग करने लगे थे। बायोलॉजिकल चेंज इनमें बहुत एज सच नहीं हुआ था। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, ड्रायोपिथेकस, सिवापिथेकस, रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलो, देन हेबिलिस, देन इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, तो इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रामापिथेकस आपने पढ़ा, फिर होमो हैबिलिस पढ़ा, फिर होमो इरेक्टस पढ़ा एंड देन होमो सेपियंस पढ़ा। ओके, यही आपने पढ़ा है ना। रामापिथेकस के बाद अपने होमो हैबिलिस के पास इरेक्टस और फिर सेपियंस, यही हमने पढ़ा। तो यही जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट ह्यूमन एवोल्यूशन में यही है। ओके, now question number 15, which of the following is an example for link species? Link species को आप क्या कह सकते हो? कनेक्टिंग लिंक जो एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से जोड़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बात कर सकूं बर्ड और रेप्टाइल्स में अगर कोई आपका कनेक्टिंग लिंक होता है तो वो अगर कोई बीच में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो उसको आप कहोगे कि वो उसका कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन लिखा है लोव फिश, डोडो बर्ड, सी वीड एंड चिंपैंजी। देखिए लोव फिश जो है वो आपका लिंक स्पीशीज का एग्जाम्पल है क्योंकि फिश जो है इसके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे। तो इसके लोव फिश के जो स्ट्रॉन्ग फिन्स वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो उसके थ्रू वो लैंड पे भी आ जा रही थी और लैंड से दोबारा पानी में चली भी जा रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू ये समझ में आया कि लो फिश के बाद जो है आपके एम्फीबियंस आ गए जो पूरी तरीके से एम्फीबियंस थे। वो लैंड में भी रह पा रहे थे और वाटर में भी रह पा रहे थे, यानी कि ये सिर्फ जा रहे थे। ये जो एम्फीबियंस थे वो उसके बाद रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो लो फिश कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट है आपका डोडो बर्ड। डोडो बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। ओके, एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड है। जो आपकी सीवीड है वो क्या है? ये मल्टी सेलुलर बेंथिक मेरीन एल्गी है। मेरीन बेंथिक एल्गी है। ओके, और ये मल्टी सेलुलर है। ये जो सीवीड है ये है, तो ये आपको कनेक्टिंग लिंक नहीं है। चिंपैंजी जो है वो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं ह्यूमंस के, लेकिन इसके ज्यादा से ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ह्यूमन से ज्यादा मैच करते हैं इन कंपैरिजन टू बंदर के। तो ये भी आपका कनेक्टिंग लिंक नहीं होगा। लो फिश पूरी तरीके से इसके आधे कैरेक्टर्स फिश के भी हैं और आधे कैरेक्टर्स एम्फीबियंस के हैं। तो यहाँ पे 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, मैच द साइंटिस्ट लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद आइडियाज लिस्टेड कॉलम 2। दोनों को मैच करना है। देखिए अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लेमार्क जो है उन्होंने क्या दिया था, यूज एंड डिसयूज थ्योरी की। जिस भी ऑर्गन्स को आप जब सबसे ज्यादा यूज करोगे वो ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे, जिन ऑर्गन्स का आप यूज नहीं करोगे वो ऑर्गन्स डिमिनिश कर जाएंगे। ये इनका थ्योरी था, लेमार्क का यूज एंड डिसयूज थ्योरी। देन है आपके डार्विन का आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन ये इनका एक्सपेरिमेंट था। तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने।
फिर आपके आए वेगनर। वेगनर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया था कि आपका जो ये वर्ल्ड है वो कैसे बना, किस तरीके से पहले पेंजिया के फॉर्म में था और फिर उसके बाद वो टूट गया 2 हिस्सों में, फिर वो 2 हिस्से कितने हिस्सों में टूट गए। ये सब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये वैगनर साहब ने दिया था और इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे डार्विन साहब। फिर ओपेरिन जो है, ओपेरिन को दिया था एबैचेनेसिस को दिया था ओपेरिन में। ओके, तो ए का 4 2 में है, देन बी का ओपेरिन का बी का फर्स्ट 1 में है और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है ये आपके चार्ल्स डार्विन साहब हैं, उसके बाद ये आपके हैं ओपेरिन साहब, ये है लेमार्क और वैगनर आप देख लीजिएगा जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है। नेक्स्ट, इन 1953 S.L. Miller created primitive earth condition in the laboratory and gave experimental evidence for origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecule। जो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन था वो कैसा था वो ये पूछ रहे हैं। तो ये आपके मिलर एक्सपेरिमेंट ने दिया था, S.L. मिलर ने दिया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जैसे पहले धरती हुआ करता था उस तरीके का कुछ एनवायरमेंट उन्होंने जनरेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्पार्क डिस्चार्ज यानी कि टेम्परेचर जो कितना था, टेम्परेचर वॉज अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पहले हमारी धरती बहुत ज्यादा गर्म हुआ करती थी, 800 डिग्री सेल्सियस। और इलेक्ट्रोड्स कितना वोल्ट था, इलेक्ट्रोड्स का 7500 वोल्ट, इतने वोल्ट का इन्होंने डिस्चार्ज यहाँ पे ये स्पार्क डिस्चार्ज दिया था। और उसके बाद इसके अंदर जो है आपको कई सारी गैसेस दिख रही है। कौन कौन सी गैसेस है? मीथेन है, उसके बाद आपका ये अमोनिया है, वाटर है, वाटर वो भी वेपर के फॉर्म में था, और यहाँ पे H2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो आपका CH4 है यानी कि मीथेन, ये जो आपका NH3 है यानी कि अमोनिया, और ये जो हाइड्रोजन है ये एक रेशो में था। किस रेशो में था? 2:1:2 रेशो में था ये। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था कि इस तरीके से था, और उस टाइम पे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स भी आए थे। तो यहाँ पे जब इस तरीके का डिस्चार्ज हुआ तो उसके बाद जो है यहाँ से वाटर जो वेपर जो है वो राइज अप होके यहाँ वैक्यूम पंप के थ्रू आके यहाँ वो धीरे धीरे कंडेंस हो गया। कंडेंस होने के बाद ये लिक्विड जो है यहाँ पे ट्रैप हो गया और यहाँ पे जो है इस वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, और ये वाटर का ये कंडेंसर भी लगा हुआ है वाटर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने बताया था कि हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हुआ करता था उस टाइम पे जब आपका धरती जब स्टार्ट हुआ था, और उस पे ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे, फिर धीरे धीरे उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। तो ये आपका 17 का D इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वेरिएशंस ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशंस आर। तो ये म्यूटेशन किसने दिया था? म्यूटेशन दिया था ह्यूगो डी व्राइज ने। ह्यूगो डी व्राइज साहब ने ये बताया, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि म्यूटेशन जो है वो सडन चेंज है, सडन चेंज यानी कि ये रैंडम होता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये रैंडम होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो म्यूटेशन होता है ना, ये म्यूटेशन स्मॉल नहीं होता, कभी कभी स्मॉल भी हो सकते हैं और कभी कभी ये बहुत लार्ज यानी कि बहुत काफी ज्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है, काफी दूर तक ही पहुंचा सकता है। तो यानी कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम भी हो जाएगा, वो डायरेक्शनल यानी कि डायरेक्शन लेस होता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है म्यूटेशन। तो यही आपका रिकॉम्बिनेशन, म्योटिक रिकॉम्बिनेशन में यही चीज यहाँ पे पूछी गई है कि रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल, स्मॉल एंड डायरेक्शनल या रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो रैंडम भी होता है म्यूटेशन और डायरेक्शन लेस भी होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता म्यूटेशन का कि वो एक ही आगे वाले फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, हर टाइप का डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन लेस। ओके, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।